A very good morning to all my dear students. I hope आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे और सब खुश भी होंगे क्योंकि आपका सिलेबस आ गया है टर्म 1 और टर्म 2 का। तो एक्साइटेड भी होंगे, हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें टर्म 1 में है, क्या क्या टर्म 2 में है। आउट ऑफ 10 चैप्टर्स आपको सब्जेक्टिव के लिए केवल 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कितनी बढ़िया बात है। आप सोचिए, आपके सिलेबस में 10 ही चैप्टर थे बिजनेस स्टडीज में, 10 में से 4 चैप्टर ही ऐसे हैं जो आपको सब्जेक्टिव के लिए पढ़ने हैं, बाकी के 6 चैप्टर्स आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने, ओनली एमसीक्यू बेस्ड पेपर, राइट। तो ये एक अच्छी न्यूज है, बट एमसीक्यू बेस्ड है तो बहुत सारी डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं क्या क्या है टर्म 1। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6, ये जो इनिशियल 6 चैप्टर्स है, दीज आर द पार्ट ऑफ टर्म 1। ये सारे के सारे टर्म 1 के सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना है, थर्ड से लेके 6th तक हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डिडक्शंस हुए हैं। तो क्या क्या डिडक्शंस हुए हैं हम डिस्कस कर लेंगे। 1 और 2 सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 16 मार्क्स का है। 3 और 4 14 मार्क्स के, 5 और 6 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का। हाँ जी बेटा पंकज, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हम टर्म 1 में थ्योरी तो होगी। थ्योरी, ये थ्योरी यानी थ्योरेटिकल पेपर होगा एमसीक्यू वाला। ये टर्म 1 में जो थ्योरी लिखा हुआ है ये 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। ये थ्योरी इसलिए सारे मेंशन किया एमसीक्यूज है, होंगे। बिल्कुल सारे एमसीक्यूज होंगे। यहाँ ये एंड मैम थ्योरी टर्म इसलिए सेकंड लिखा है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का। एंड मैम टर्म सेकंड में सिर्फ थ्योरी होगी, ना कि जी, एमसीक्यूज। टर्म 2 में सिर्फ थ्योरी होगी। 1 वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 सेंटेंस क्वेश्चंस हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मार्क्स कैसे जुड़ेंगे टर्म 1? बेटा, मार्क्स अभी पूरा कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कैसे जुड़ेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है अगर नवंबर दिसंबर में भी और मार्च अप्रैल में भी, यानी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के टाइम पे सिचुएशन नॉर्मल रहती है, तो सेकेंड टर्म को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बिकॉज वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट। तो सब्जेक्टिव वाले की वेटेज ज्यादा रखेंगे। बाय चांस अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से टर्म 2 बढ़िया नहीं हो पाता तो टर्म 1 की वेटेज ज्यादा रखेंगे। अगर टर्म 2 वाले टाइम कुछ भी इफ एंड बट रहता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी टर्म 1 की वेटेज को ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो कौन सी वेटेज ज्यादा रखेंगे ये सब डिपेंड करता है अपकमिंग सिचुएशंस पे। क्या पता थर्ड वेव आती है या नहीं आती, अगर आती है तो कब तक हमें इम्पैक्ट करेगी, वो सारी चीजें डिसाइड करेगी कि वेटेज किसका ज्यादा रहेगा। अभी तो बोर्ड ने ये सर्कुलर दिया है कि 40 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू पेपर, उसमें ये सिलेक्टेड चैप्टर्स, रेस्ट 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, उसके लिए सिलेक्टेड चैप्टर्स को अलग कर दिया गया। यानी जो चीजें आपने नवंबर दिसंबर तक पढ़ ली उसको वहीं क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको मार्च अप्रैल के लिए उन चैप्टर्स को वापस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इज इट ओके? यस मैम। ऑल राइट, चलिए भाई देखिए, चैप्टर 1 2 कुछ भी डिडक्शन नहीं हुए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ आएगा, एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। 1 में हमने जो हिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ दिया था वो भी हमें करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 डिडक्शंस हो गए हैं, आपको बता दूंगी क्या क्या चीजें हट गई। चैप्टर 4 में भी डिडक्शन हुआ है, 5 में भी हुआ है, 6 में भी हुआ है। तो ऑलरेडी छोटे छोटे तो चैप्टर थे, उनको भी बोर्ड ने कम कर दिया ताकि सभी बच्चों का ये सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, राइट। अब फर्स्ट में हमने ये वाला पोर्शन अभी तक पढ़ा ही नहीं है बच्चा। ये जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो मैंने ये पोर्शन नहीं करवाया था, बाय अज्यूमिंग द फैक्ट कि गवर्नमेंट शायद इसको हटा देगी क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो ये वाला पोर्शन अब हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। फिर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 पूरा आपके सिलेबस का पार्ट है, हम पूरा चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 देखें जरा और मुझे बताएं क्या हट गया। चैप्टर 3 को ऑब्जर्व करके मुझे जल्दी से बता दो, चैप्टर 3 में कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। Changing role of public sector enterprises. एंड Discuss the change in the role of public sector enterprises in economy. और उसके अलावा एमएनसी, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी हट गया। Global enterprises, joint venture and public बिल्कुल, partnership. ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आपके थर्ड चैप्टर में से हटा दिए गए हैं।
तो थर्ड चैप्टर जब आप करने बैठे तो आपको ध्यान रखना है द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इज गिवन, बस वहीं तक चैप्टर प्रिपेयर करना है, उसके आगे का चैप्टर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 4 में कम्युनिकेशन वाला पोर्शन हट गया है, हमें इंश्योरेंस तक करना है, इंश्योरेंस वाला पूरा पोर्शन करना है। डिफरेंस गिवन है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में, वो करना है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन वाला पढ़ा था ना पोस्टल डिपार्टमेंट, मैंने कहा था करंट लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस नहीं, तो क्योंकि करंट लाइफ से रिलेटेड नहीं है इसलिए उसको हटा दिया, ठीक है, उसको हमारे सिलेबस में से हटा दिया। आगे देखिए, चैप्टर 4 का डिडक्शन मैंने बता दिया, चैप्टर 3 का डिडक्शन बता दिया। चैप्टर 5 के अंदर बीपीओ एंड केपीओ एक हेडिंग है आउटसोर्सिंग, अभी मैं आपको चैप्टर के साथ बता दूंगी, उसके अंदर बीपीओ और केपीओ आएगा, वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो एक टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, तो इस बिजनेस एथिक्स को हटा दिया गया है, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन रखा है, तो बिजनेस एथिक्स छोटा सा टॉपिक था लास्ट का, उसको हटा दिया। ट्रस्ट मी, आपको सारा सिलेबस अच्छे से नहीं, आपको बुक के कंटेंट्स वगैरह, क्योंकि अभी आप न्यू हो, है ना, मैं आपको बता रही हूँ पूरे 11th 12th में सबसे कम अगर सिलेबस है तो वो 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का ही है, ठीक है। 11th क्लास बिजनेस स्टडीज सबसे कम सिलेबस, थोड़ी सी चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो सब सिलेबस से हटा दिए, बस एक चैप्टर नंबर 2 टफ है। चैप्टर नंबर 2 में आई एक्सेप्ट कंपनी का फॉर्मेशन, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके अलावा देखा जाए तो बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है, easily you can score good marks and you can improve your percentage। फिर देखिए पार्ट 2 में चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। चैप्टर 8 स्मॉल स्केल बिजनेस, ये भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। चैप्टर 9 कुछ चीजें हटा दी गई है, ठीक है, चैप्टर 9 में कुछ चीजें हटा दी गई है, जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हमें चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में पता ही नहीं है, राइट। फिर देखिए चैप्टर नंबर 10 में से भी बहुत कुछ हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 को भी आप मान के चलिए 40% ही रखा है, रिमेनिंग 60% तो हटा दिया गया है। तो जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो भी आपके पास बहुत लिमिटेड पार्ट होगा और बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। तो आज ही अपना ड्रीम सेट कर लीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें बिजनेस स्टडीज में मैक्सिमम स्कोर करना है। 11th में आपके पास बढ़िया मौका है, 12th में ये मौका नहीं रहेगा, 12th की बिजनेस स्टडीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, तो यहाँ पे यू कैन स्कोर गुड, और मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अब किसी को सिलेबस रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आई है, ये दोबारा बता दीजिए। हाँ जी जानवी। मैम चैप्टर 5 में स्मार्ट कार्ड्स एंड एटीएम मीनिंग एंड यूटिलिटी है? हाँ बिल्कुल है बेटा, ओके, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स लिखा हुआ है ना, तो बेनिफिट्स में हमें ई बिजनेस के सारे बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे, ओके। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है हमारा अपडेटेड सिलेबस। चलिए बेटा, तो हमने डिस्कस कर लिया है हमारा अपडेटेड सिलेबस सारा। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 को दोबारा, हमने चैप्टर 5 की क्लास 2 दिन पॉज करके रिवीजन लिया था। नाउ वी विल रीस्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, हल्का सा रिवीजन करवा देती हूँ, एकदम हल्का सा, उसके बाद में चैप्टर 5 पे पढ़ेंगे आगे। पहले आप ये देख लीजिए कि चैप्टर 5 का ये वाला पोर्शन आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। कौन सा पोर्शन नहीं है? ये बीपीओ कंसेप्ट नीड एंड स्कोप, ये हटा दिया गया है सिलेबस में से, ठीक है। देखिए ई बिजनेस क्या होता है, सिंपल सा, जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं तो उसको ई बिजनेस कहते हैं। व्हाट्सएप पे जो बिजनेस हो रहा है वो ई बिजनेस है, OLX जो कर रहा है वो ई बिजनेस है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब पे जो बिजनेस हो रहे हैं वो ई बिजनेस है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करने को ही ई बिजनेस कहा जाता है। इसके कुछ स्कोप है, B2B कॉमर्स, जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो B2B कॉमर्स का पार्ट है। MCQ के लिए आपको ये A से E तक सारे पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि A से E तक कोई भी पॉइंट देके वो आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन से कॉमर्स का पार्ट है, तो आपको याद कर लेना है these all are a part of B2B। Then B2C, when business firm contacts the customer by using internet, ठीक है, या फिर
C2B जब कस्टमर बिजनेस से कांटेक्ट करता है बाय यूजिंग इंटरनेट, हम अपने रिव्यूज और रेटिंग्स दे देते हैं। कोई भी जगह जाके आते हैं, आजकल तो गूगल इतना स्मार्ट है, हमारे पास खुद नोटिफिकेशन आ जाती है। जैसे सपोज मैं होटल हीरालाल गई तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, हे पायल हाउ वाज द सर्विसेज, यू लाइक हीरालाल और नॉट, तो वहां पे मैं जाके रिव्यूज और रेटिंग अगर दे देती हूँ तो वो C2B ट्रांजेक्शन हो जाता है। C2C, दो कस्टमर आपस में अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे OLX पे अगर हमारी डीलिंग हो रही है किसी के साथ, तो ये C2C कॉमर्स है, कस्टमर टू कस्टमर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रा-B केस स्टडीज में आ सकता है, ऑल द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन यूनिट्स ऑफ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग जब आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है, इंट्रा-B, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रा-B के भी पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। We have discussed the distinction between e-business and e-commerce. हमने पढ़ा था बिजनेस का पार्ट है कॉमर्स, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, it includes commerce, so e-business includes e-commerce. E-commerce includes only the activities related with distribution of goods and services, whereas e-business includes all the activities related with production, procurement, distribution, sales, after sales. Every activity is included in e-business. ठीक है, आगे देखिए अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। चलिए भाई वन बाय वन समझाते जाइए। अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, यू गाइज आर गोना एक्सप्लेन दिस पार्ट। चलिए, सबसे पहले तो ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक बेसिस, देयर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट। सपोज मैं वर्किंग हूँ, अब मैं दिन भर में थक जाती हूँ, मैं मार्केट ही नहीं जा पाती और मुझे मेरे लिए बर्थडे ड्रेस परचेज करनी है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरी बर्थडे ड्रेस तो मैं ही लाऊंगी ना, और संडे को मार्केट रहता है पूरा बंद। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रात को 1 बजे भी फ्री हो रही हूँ तो मिंत्रा पे ऑनलाइन ड्रेस परचेज कर सकती हूँ। तो ये बिजनेस मुझे ये मौका देता है कि मार्केट की और ज्योग्राफिकल लिमिट्स के लिए आपको बंद के रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन डू शॉपिंग व्हेनेवर यू वांट, राइट। ये मौका हमें किसने दिया है, हमें दिया है ये अपॉर्चुनिटी ई बिजनेस। Now have a look on point number 1, easy to form and lower investment required. Okay, raise your hands for explanation part. कौन समझा सकता है first point? You will have to read it from book and then after you will have to explain it. हाँ जी बेटा जी बताइए। Raise your hands. कौन explain करेगा पहला point? पहले तो read कौन करेगा ये बता दो। Explanation तो reading के बाद होगा, read कौन कर रहा है? Very bad. Water condition. Very impressive. हाँ जी कीर्ति। Easy to form and lower investment is required. It is very easy to start e-business. The benefit of internet technology are that with little investment and more contacts, one can do better in the business. For example, to sell mobile phone traditionally, you need to hire a shop, display various mobiles, and spend a lot to attract customers so that they visit your shop. On the other hand, in e-business, you just set up website, display various pictures of mobile, and the customer visit the website and places order. On comparing, we can see that later is fast and involves less investment. Yes, beta. Try to explain. Yes, मैम। मैम इसका मतलब है कि ई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है और बेनिफिट इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ये है कि अपन को लिटिल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बिल्कुल, चाहिए क्या मतलब होता है, अपन मोर को एंड मोर कॉन्टैक्ट्स, राइट। यस मैम। और मैम लिटिल इन्वेस्टमेंट करनी होती है और बहुत से कॉन्टेक्ट रखने होते हैं। और फिर ये एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि अगर अपन को मोबाइल फोन की शॉप मतलब मोबाइल मतलब फोन हाँ, अगर अपन को ऐसे करना है। सेल करने हैं तो अपन को शॉप लेनी होगी और अपन को काफी सारे फोन देने होंगे, मतलब बहुत सारे फोन रखने होंगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होए और अपनी शॉप पे विजिट करे। और यही अगर अपन को ई बिजनेस से करना है तो अपन को फोन्स की पिक्चर रखनी होगी और अपन को अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहे हैं ये, दैट ई बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म, यू कैन इजीली स्टार्ट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस
एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस। अगर मुझे ट्रेडिशनल शॉप ओपन करनी है तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, शॉप चाहिए होगी, शॉप का फर्नीचर चाहिए होगा और उस पे सारे गुड्स लाके भी रखने पड़ेंगे। बट अगर मुझे ई बिजनेस करना है तो मुझे सब पिक्चर्स चाहिए, मैं उनको क्या करूंगी, वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगी, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दूंगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दूंगी और जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा उसको अक्वायर करके, उसको प्रोक्योर करके आगे कस्टमर तक पहुंचा दूंगी। तो लेटर इज फास्ट यानी बाद वाला कौन सा है, ई बिजनेस फास्ट है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए। चलिए कन्वीनियंस, क्या मतलब है कन्वीनियंस का, पढ़ के बताइए एक स्टूडेंट जल्दी से, गिव इट अ ट्राई, बहुत सिंपल सा है। यस जानवी। With the help of e-business, shopping can be done conveniently sitting at home. Millions of people exchange information in the world through e-commerce. यस एक्सप्लेन। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि अपन घर पे बैठे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, अपन को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती और मिलियंस ऑफ पीपल एक दूसरे के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं देख। बिल्कुल, आप देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया क्लासेस लेना आपके लिए, यूनिफॉर्म नहीं पहननी, स्कूल के शूज नहीं वियर करने पड़ेंगे, बाल नहीं बनाने, रेडी नहीं होना, स्कूल की चेयर्स पे नहीं बैठना, आराम से घर पे एसी वाले रूम में लेट के हम क्लासेस ले रहे हैं, है ना, लेट के ले रहे हैं कि बैठ के ले रहे हैं वो तो यू नो। बट अगर मैं शॉपिंग की भी बात करूँ, अब तो एजुकेशन लेना भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है ड्यू टू कोविड-19। शॉपिंग की बात करें तो निकर और टी शर्ट में घर बैठे बैठे आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट जाने के लिए रेडी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो धूप में नहीं जाना पड़ेगा आपको, जब जैसे, बस यही है कि आपको सुटेबल होना चाहिए ऑनलाइन परचेज करना, ये एक बेनिफिट है कि कन्वीनियंट और बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए स्पीड, ठीक है ना, ई बिजनेस के साथ इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली पास होती है, ठीक है। अब जैसे बुक है, मुझे अगर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी बुक की परचेज करनी है तो सिर्फ सिंगल क्लिक ऑफ माउस के साथ परचेज हो जाएगा। वो पहले का टाइम था जब सामान की डिलीवरी में टाइम लगता था, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जल्दी कहाँ होता है काम, हम ऑर्डर करते हैं, फिर वो ऑर्डर सामने वाला उसको आगे हमें सप्लाई करता है और हम तक डिलीवरी होते होते टाइम लग जाता है। बट यहाँ बेनिफिट कह रहे हैं कि आप ऑर्डर फाइनलाइज बहुत क्विकली कर सकते हो और कुछ सॉफ्ट चीजें ऐसी होती है जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, म्यूजिक हो गया, इन सबकी सॉफ्ट कॉपीज बुक्स की, ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। इवन पेमेंट भी बहुत क्विकली हो सकता है, सिर्फ मुझे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, व्हाटएवर आई एम यूजिंग उस पर क्लिक करना है और पेमेंट हो जाएगा, राइट। ये मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि स्पीड में हल्का सा कंफ्यूजन था। पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल रीच, हु विल एक्सप्लेन? Any other students? Give it a try. Mihir beta, give it a try. Praveen, Raghav, Karan, Himanshu, कोशिश करें। हाँ जी करण दत्ता। यस मैम ग्लोबल रीच का मतलब है मैम इंटरनेट के थ्रू मैम हम हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं, क्योंकि जिस भी बंदे के पास इंटरनेट होगा वो हम उस तक एक्सेस कर पाएंगे। तो मैम इसका यही मतलब है कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। बिल्कुल सही बेटा, इसको रीड भी कर दीजिए बुक से। यस मैम, through e-business the businessman can reach each and every human being on this planet who has access to internet. There is no limitation of geographical area. The goods can be traded in the whole world where there is access to internet. In e-commerce, customers have wider choice. For them, the whole world can be a shop as goods from all the countries can be traded through internet. They can look at and evaluate the same product in different parts of the world at the same time and buy the most suitable product. बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ई बिजनेस की हेल्प से वी कैन रीच टू एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज हैविंग इंटरनेट, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और शिपिंग भी हो सकती है, आप देखते हैं ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगे हुए होते हैं और उस पे शिपिंग भी बताया हुआ होता है, ये प्रोडक्ट फ्री शिपिंग है, इसमें ये है, इसमें ये, तो बहुत इजीली सारा काम हो सकता है। कॉस्ट सेविंग बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत कॉस्ट सेविंग है। क्यों? क्योंकि अपना शोरूम रखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, शॉप पे एसी लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉइंट करने की अलग अलग एम्प्लॉयज को शॉप पे जरूरत नहीं है, शॉप को क्लीन करवाने की जरूरत नहीं है, सारा काम डायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल कर सकते हो, इवन मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकता है, उसको मिडिल मैन भी नहीं रखने पड़ेंगे। मिडिल मैन कौन होते हैं, कोई बता सकता है? मिडिल मैन retailers and wholesalers, very good. Retailers and wholesalers are known as middlemen. तो यहाँ पे हमें middlemen भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही कॉस्ट सेविंग होता है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था।
है ना, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि कॉस्ट बचा लेगा काफी। अगर हम शॉप खोल के बैठते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं शॉप को मेंटेन करने के, यहाँ पे वो सारे एक्सपेंसेस से यू कैन कीप योरसेल्फ फ्री। नेक्स्ट, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। हो गए हो क्या आप लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव? काम ही नहीं करते हैं कि क्या जरूरत है, सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में है तो सही, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में क्यों लिख रहे हैं, मैम ने तो पीडीएफ दे दिया, राइट। तो ऐसा पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, हमारे लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सही नहीं है, बट अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो बिल्कुल बेनिफिशियल है। अकाउंट्स जो है वो पेपर पे नहीं होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम पे हो रहे हैं, तो उनका मिसयूज होने के चांसेस कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन पास होगी और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी तो वो बहुत ईजी होगा। आजकल तो इनकम टैक्स वगैरह भी ऑनलाइन फिल होते हैं, मूवी टिकट्स भी हम ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकट्स भी ऑनलाइन बुक होते हैं, तो काफी ईजी होता है। चलिए, कितनी खुशी की बात है दैट वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5। कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। आप तो इमेजिन कर लीजिए, ई बिजनेस आपके व्हाट्सएप वाला बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस पापा की अगर शॉप है तो ऐसा भी होगा कुछ घरों में कि पापा तो बैठते हैं शॉप पे और मम्मी ऑनलाइन डीलिंग करती है व्हाट्सएप पे फोटोज लगाती है, तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ई बिजनेस बहुत इजी रहा शुरू करना, केवल व्हाट्सएप पे डिसाइड करना था मुझे कि मुझे बिजनेस करना है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस मुश्किल रहा, पहले मैंने शॉप देखी, या तो रेंट पे हायर की या फिर खुद की परचेज की, उसको डेकोरेट करवाया, उसमें एम्प्लॉय रखे, बहुत सारा काम किया, राइट। पर्सनल टच, ई बिजनेस में मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता जैसे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में। हो सकता है क्लास के 4-5 बच्चे तो ऐसे हो जो मेरे सामने आके खड़े हो, तो इट विल बी टफ फॉर मी टू आइडेंटिफाई यू गाइस, राइट। हमारा पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑल्दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एट आवर लेवल, आप भी और मैं भी, काफी बच्चों से अब हो चुका है, बट स्टिल अगर इलेक्ट्रॉनिकली मैं बात करूं, इंस्टा का कोई डीलर है जिससे रेगुलरली मैं चीजें मंगवाती हूँ, तो मुझे उस डीलर के बारे में नहीं पता होता, मुझे केवल उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। बट पर्सनल टच इज प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ओनर से कस्टमर मिल सकता है, स्पेशली सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में तो मिल ही सकता है। सेटिंग अप कॉस्ट मींस बिजनेस स्टार्ट करने की कॉस्ट, इट इज लो इन ई बिजनेस, इट इज हाई इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को रन करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को रन कैरी ऑन करने के एक्सपेंसेस, तो ये भी बिजनेस में लो, उधर हाई। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को फिजिकली चेक करना ये बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल में है, जिसकी वजह से कुछ पुराने लोग ट्रेडिशनल बिजनेस प्रेफर करते हैं। ईज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना बिजनेस को, क्वाइट इजी इन ई बिजनेस एंड क्वाइट टफ इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स, ई बिजनेस में आपको टेक्निकली क्वालिफाइड लोग चाहिए होंगे, आईटी प्रोफेशनल्स जिनको कंप्यूटर चलाना आता हो, जिनको मोबाइल चलाना आता हो, सारी चीजें आती। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर, जैसा काम है वैसे लेबर। रिस्क इन्वॉल्व, ई बिजनेस इज मोर रिस्की वैसे देखा जाएगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सामने वाले को जानते नहीं हो तो फ्रॉड और चीट के चांसेस है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ई बिजनेस में नहीं होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट ऑनलाइन सेल किया जाता है, काफी बार मैन्युफैक्चरर खुद ही सेल कर देते हैं, बहुत बार रिटेलर्स भी होते हैं। अब तो जैसे व्हाट्सएप वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स होते हैं, बट थ्योरेटिकली आपको यही लिखना है कि ई बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, ई बिजनेस में बिजनेस साइकिल छोटी सी होती है, हमने देखा, ऑर्डर किया और आ गया, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम पहले परचेज करके रखेंगे, फिर अपनी शॉप पे डिस्प्ले करेंगे, सामने वाला देखेगा, पसंद करेगा, 10 जने तो आएंगे जो कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, सब घूम के एसी की हवा खा के चले जाएंगे, है ना, और परचेज नहीं करेंगे। तो जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लेंथी है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। नाउ लेट मी नो, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आप सोचो 50% सिलेबस कर लिया है और टर्म 1 का तो मैक्सिमम कर लिया है। हाँ जी करण। मैम टर्म 1 में कौन कौन से आ रहे हैं वो वापस बता दोगे? 1 से 6 तक सारे, 1 से 6 तक। और मैम 40 मार्क्स का वही होएगा, 1 एमसीक्यू, बिल्कुल 40 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर ही होगा। ठीक है, चलिए।
तो ये रेडी कर लीजिएगा, रजिस्टर में इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। हम मिलेंगे कल की क्लास में विद अ वेरी न्यू चैप्टर, ठीक है, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब मैं आपको हर चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज सेंड करूंगी, थोड़े से ब्रेक के बाद हम हर चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही, बट मेक इट श्योर बेटा कि एमसीक्यू आ रहे हैं डजंट मीन्स कि आपको पढ़ना नहीं। आगे की हायर स्टडीज में तो एमसीक्यूज ही आते हैं, आप देखिए आईएएस आरएएस के एग्जाम्स में इनिशियल लेवल पे एमसीक्यूज ही होते हैं, सीए के एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज ही होते हैं। तो एमसीक्यूज है, इट डजंट मीन्स कि पेपर का लेवल इजी होता है। एमसीक्यू में तो आपको और डेप्थ स्टडी करनी होती है, डिटेल स्टडी करनी होती है, बट यस सिलेबस थोड़ा सा है तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, कुछ पूछना है किसी को? नो? ऑल राइट देन, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।